नमस्कार। आज हम आपका जो पहला टेस्ट हुआ था 4:25 राइटिंग जो चालू हुई है, का जो पहला टेस्ट था तो हम डिस्कस करने वाले हैं। बाद आपके जो एंड वाला टेस्ट है करेंगे। आज पहले टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। मेनली हमारा जो फोकस होने वाला है वो अप्रोच वाला है कि हम कैसे डील करना है, ना कि फैक्टों पे। बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको होने पास मॉडल आंसर है, सब कुछ आपको उसमें आएगा, फैक्ट आपको फिल करना है। पर हम मेनली जो है अप्रोच या कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कार से हमको डील करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका संयुक्त निकाय। निकाय क्या है? मैं पहले हमको ये बताना पड़ेगा है क्या। निकाय जो है, बौद्ध ग्रंथ आपने सुना होगा, सुत्त निकाय है ना, सुत्त पिटक। पिटक में जो है का ये पाठ है, ये प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ पिटक का भाग है। आप ये भी लिख सकते हैं, पाली भाषा में ये लिखा गया है। ठीक है, जो है क्या वर्णन है, मध्यम मार्ग आपने सुना होगा, इसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। तो पहला हमारा जो पॉइंट होगा, संयुक्त निकाय है क्या। तो निकाय पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का एक भाग है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा, इसमें किसका वर्णन मिलता है या क्या जानकारी जो है होने वाली है, तो हम जानकारी देंगे। मध्यम मार्ग वगैरह के बारे में इसमें है बताया गया है। ठीक, परिकर। उपरिकर क्या है? एक प्रकार का भूमिकर था। ठीक है, तो अस्थायी कृषकों पर लगाया जाता था। और किस काल में लगाया जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। ये गुप्तकालीन जो है एक प्रकार का भूमिकर है। ठीक है, आपको उपरिकर है क्या, एक प्रकार का गुप्तकालीन भूमिकर है, अस्थायी कृषकों पर लगाया जाता था। अगला है कुंडल संगमम का युद्ध किन दो शक्तियों के मध्य हुआ। किन दो शक्तियों के मध्य हुआ? नॉर्मली आप नाम भी लिख सकते हैं, या फिर आपको यदि पता है तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं, कि जैसे कि इसमें है राजेंद्र चोल प्रथम, ये जो शासक थे इनके मध्य हुआ था। पर उन्होंने पूछा शक्तियों, कुल साम्राज्य के मध्य था। और एक और जो था इसमें जो था आपका चालुक्य, चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, तो दो नाम आपको लिखना है, चोल और इसमें जो चालुक्य सामने थे। राजेंद्र चोल मस्त जो है, राजेंद्र सर जो था चोलों की जो है इसमें विजय हुई थी। का परिणाम होगा कौन विजयी रहा, जो है चोल साम्राज्य जो है अंततः विजयी होता है। तो आपके दो पॉइंट इसमें शक्तियों के मध्य, चालुक्यों के मध्य था। तक में आप लिख सकते हैं कि राजेंद्र चोल और सोमेश्वर प्रथम। ठीक, और उसके बाद इसमें कौन विजयी रहा, तो परिणाम इसका जो है चोलों के पक्ष में रहा। प्रतिलोम विवाह आप जानते हैं, वैदिक काल में वह दो टाइप के मैरिज चलते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम किसको बोला जाता था? जब महिलाएं निम्न वर्ग की हों और पुरुष उच्च वर्ग का हो, तो बोलते थे अनुलोम। लेकिन प्रतिलोम का उल्टा हो जाता था, महिला जो है उच्च वर्ण की और जो है वर्ण का है, तो है प्रतिलोम विवाह। तो क्या है ये? वैदिक कालीन विवाह एक प्रकार है या रीति है। इसमें क्या होता था, निम्न उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ग के पुरुष विवाह करती थी। तो फैक्ट इसमें लिखना है। स्वादेश संयम उपोषद, ये जो है बौद्ध परंपरा है, त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जनरली ये बारिश के मौसम में मनाया जाता है। जो बौद्ध भिक्षु हैं वो अपने जितने भी पाप हैं उनका प्रायश्चित करते हैं, के दौरान उपवास वगैरह धारण करते हैं, अमावस्या वगैरह को ये मनाया जाता है, गाँव में बंद होकर जो है प्रायश्चित करते हैं। संयम उपसाद क्या है? बौद्ध धर्म में एक प्रचलित परंपरा या त्योहार के रूप में जाता है। अपने पुराने जो कर्म है, कारण जो पाप उत्पन्न का प्रायश्चित किया जाता है। उपाध्यक्ष ये क्या है? ये हमारे काल में आपने सुना होगा, बहुत सारे अध्यक्ष भी, अमात्य भी थे, तीर्थ, और 27 अध्यक्ष का हमको वर्णन मिलता है। उनमें से ही एक थे ये, जनरली जो थे फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वन अधिकारी जो थे, के लिए जो है अध्यक्ष वर्ड किया जाता था। वन अधिकारी थे, मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी थे। पहला पॉइंट होगा, ठीक है, या अध्यक्षों में। और अगला होगा ये जो है वन विभाग से संबंधित अधिकारी थे। का कार्य क्या था? वन से रिलेटेड जो बंधन वगैरह देखना का कार्य था। गुरुभंग के रचयिता कौन है? गुरुभंग क्या है? एक संस्कृत नाटक है, महाभारत के
चरित्र आपने सुना होगा, भीम और दुर्योधन के मध्य जो युद्ध होता है तो वह उनकी जंगा तोड़ी जाती, तो उस पर आधारित है ये नाटक। संस्कृत नाटक है जिसके रचयिता भास, ठीक है, भास ये नाटक है, भास का संस्कृत में रचित नाटक है जिसके रचयिता भास है, और इसकी पृष्ठभूमि जो है या विषय वस्तु जो है महाभारत पर आधारित है, जो भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है। इस चेर शासक को लाल चेर उपनाम से भी जाना जाता है। कौन सा रूलर था? चेर चेर रूलर लाल चेर से कहा जाता था, और ये बहुत फेमस है। आपने सुना होगा कनगी या पत्नी पूजा जो है प्रथा इसने चालू की थी। सेनगुट्टवन इसका जो था नाम था, ठीक है। तो चेर शासक सेनगुट्टवन को लाल चेर उपनाम से भी जाना जाता है। सा आपका आंसर हो गया है। उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो है दे सकते हैं कि इन्होंने जो है कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा की प्रथा जो है चालू की थी दक्षिण में, ठीक है। निकोला डी कॉन्टी, ठीक है, ये कौन थे, कहाँ से आए और किसके दरबार में आए? मेनली ये बताना है। ये यात्री थे, ठीक है, और ये जो थे देवराय प्रथम के टाइम पे आए थे। वेनिस के यात्री थे देवराय प्रथम के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने यात्रा की हुई, ये हमको बताना है। तो निकोला डी कॉन्टी वेनिस व्यापारी या इटली के यात्री थे जो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए हुए थे। ये घोड़े को व्यापार से भी संबंधित थे। के जो लेख वगैरह हैं उनसे टाइम विजयनगर साम्राज्य की जो जानकारी है वो हमको इससे प्राप्त होती है। स्टडी कौन और इसका इम्पोर्टेंस क्या है इतिहास में, तो हम 2 पॉइंट कार से इसको दे सकते हैं, ठीक। महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय, से हम राज सिंह भी बोलते हैं, ठीक है। तो नरसिंहवर्मन द्वितीय या राज सिंह आप लिख सकते हैं। नरसिंहवर्मन या आपको नाम शैली चलती हैं, पल्लव पल्लव और चालुक्य वगैरह जो है दक्षिण में को लेके जो है सबसे ज़्यादा योगदान मिलता है। तो इनमें जो है 4 शैली मिलती है। 4 शैलियों के आपको नाम रखना है। इसमें से एक शैली जो है राज सिंह शैली के नाम से जाना जाता है, जिसे नरसिंह वर्मा द्वारा जो है स्थापित किया गया था द्वितीय के द्वारा। और ये जो है 8वीं शताब्दी आप लिख सकते हैं। टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल है पर इसमें आपको ज़्यादा नहीं पता है, तो 8वीं शताब्दी लिख सकते हैं। 726 के आसपास जो है 722-26 के आसपास एक्ट जो है 8वीं शताब्दी आपका लिखना जो एक्ट माना जाएगा। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये जो है सूर्य मंदिर का निर्माण, महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर बहुत फेमस टेम्पल है। खान है मुस्तखराज, ये सल्तनत कालीन जो रहता है एक विभाग है, ठीक। सल्तनत काल में ये आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण, उसके टाइम का ये विभाग है। उसका कार्य था अतिरिक्त कर है उसको एकत्र करना, इसका काम था, या कर राजस्व से विभाग था, ठीक है। तो राजस्व विभाग था जिसका कार्य था कर का एकत्रण करना, उसका प्रबंधन करना। माने राज सल्तनत कालीन विभाग था। नायब ए ममालिकात पद का सृजन किस सुल्तान के समय पे हुआ था? तो इसका नाम आपको रखना है बहराम शाह। बहराम शाह, ठीक है, सही है। बहराम शाह जो है इसका निर्माता था बहराम शाह। इसके समय पे हुआ था। नायब ये मालिकात, ये जो एक पद था ये वजीर के समतुल्य माना जाता था। उसके बाद फिर ये जब चला जाता है तो फिर वजीर जो है इम्पोर्टेंस हो जाता है। आप जानते हैं उसके बाद बलबन वगैरह जो है आते हैं। ज़्यादा फेमस या ताकतवर इस पद को माना जाता था उस टाइम पे। तो सल्तनतकालीन एक पद था जन जो है बहराम शाह के द्वारा करवाया गया था। जरीवाना, और एक और सुना होगा जबीताना। जरीवाना जबीताना, इस एक होगा आपका महसिलाना। महसिलाना वर्ड मिलते हैं। जरीवाना आप रखेंगे याद, और एक महसिलाना है। ये दोनों जो है अतिरिक्त कर थे, काल से सेस थे। आज के ज़माने में यदि देखा जाए सेस बोल सकते हैं। कर के ऊपर कर लगाया जाता था। ये जो है सर्वेक्षण शुल्क माना जाता था, ठीक था, जो आपका भूमि कर वसूलने के लिए जो लिया जाता था, ठीक, उसको माना जाता था। तो 2 आपको रखना है याद। एक तो है इसको कलेक्ट जो किया जाता था के लिए संकलन कर लगाया जाता था, और एक जो है सर्वेक्षण के लिए कर लगाया जाता था। ये अतिरिक्त कर होता था। इसकी जो मात्रा है आई थिंक 2.5% से 5%
ये जो है शेरशाह के सूरी के टाइम पे ये चालू हुआ था। पट्टा और कबूलियत प्रथा आपने सुना होगा, उससे ये रिलेटेड है। और उसमें ये जरीवाना और महसिलाना 2 कर लगाए जाते हैं। तो दोनों के बारे में आपको जो है मार्कर के हिसाब से तैयार रखना है। क्या था, किस काल में लगाया जाता था, इधर थी। बाद मज्म अल बहरीन से क्या अभिप्राय है? मज्म अल बहरीन है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो 2 समुद्रों का मिलन स्थल है, ठीक है। और ये एक किताब भी है जो दारा सिकोय, आपने सुना होगा, ये अकबर इसको बोला जाता है। बहुत ज़्यादा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति था। इसने जो है आपका संस्कृत जो ग्रंथ हैं उनका फारसी में अनुवाद वगैरह कराया था बहुत सारे। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये मज्म अल बहरीन से क्या अभिप्राय है, तो पहले ये होगा कि इसका अर्थ क्या है। तो समुद्रों का मिलन स्थल, तो किस पर लिखा गया है, तो हिंदू और इस्लाम जो धर्म है उनके समन्वय पे ये ग्रंथ आधारित है। जो है समन्वय को इसमें दर्शाया गया है, या मिलन से क्या हुआ उस टाइम की जो है धार्मिक व्यवस्था के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो मज्म अल बहरीन से क्या अभिप्राय है, तो पहला पॉइंट होगा इसका शाब्दिक अर्थ जो है समुद्रों का मिलन स्थल है। दूसरा होगा कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो हिंदू और इस्लाम धर्म से जो है समन्वय का इसमें वर्णन किया। मुकासा, आपने सुना होगा सरंजाम प्रथा। सरंजाम जो थी एक प्रकार की जमींदारी प्रथा टाइप की थी, ठीक है। से जागीर बख्शी जाती थी। वैसे ही मराठा साम्राज्य में जो शिवाजी के टाइम पे आप बात करें, मराठा शासक जो है जागीरदार रखते थे अपने, और उनको जो ज़मीन देते थे उसी प्रथा को जो है वेतन के बदले जाती थी कासा या सरंजाम जो है दिया जाता था। मराठाकालीन ये प्रथा है, जमींदारी प्रथा के समान है या जागीरदारी प्रथा के समान है। सरंजाम प्रथा भी बोला जाता था, और उसमें जो है वेतन के बदले जागीर मराठा सरदारों को जो है जागीरें दी जाती थी, कासा बोलते। अब है 7 मार्कर। वैदिक युग में किस समय महिलाओं की दशा बेहतर थी? तर्क संगत व्याख्या कीजिए। कहना चाहता है वैदिक युग को हम 2 पीरियड में बांटते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। तो दोनों में किस युग में जो है ज़्यादा बेहतर थी, ये हमको बताना है और उसके साक्ष्य भी देना है, क्योंकि हम नॉर्मली सब लिख देंगे ऋग्वैदिक काल में जो है बेहतर थी। ऋग्वैदिक काल में कैसे बेहतर थी हमें पता कैसे चलता है, तो ऋग है वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में एक वर्ड मिलता है जय दस्तम, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है घर है। घर है मतलब जो घर का निर्माण होता है या परिवार का निर्माण होता है वो एक स्त्री से होता है, इसका अर्थ निकलता है। फिर शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण अर्धांगिनी वर्ड जो है के लिए प्रयोग किया गया। अर्धांगिनी का मतलब है आधा भाग जो है वो स्त्री का है, तो अर्धांगिनी है इस वर्ड प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये दर्शाता है आधा भाग या आधे अधिकार जो है महिलाओं के माने गए हैं। इस वर्ड से ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं, या उसकी स्थिति के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। वैदिक युग में महिलाओं की दशा बेहतर थी हमको बताना है, और उसका उल्लेख हमको जो है देना है कि साक्ष्य क्या है। तो 2 साक्ष्य हमको मिलते हैं, शतपथ ब्राह्मण जो है आपका और ऋग्वेद, दोनों का आपको जिक्र करना है। के बाद आपको बताना है कि कैसे कैसे और जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आप देखेंगे पति के साथ यज्ञ में भाग लेना, ठीक है। सभा समिति में भाग लेने की बाद जो है प्रतिबंध लग जाते हैं, धीरे धीरे कम होने। शिक्षा का अधिकार था इस टाइम पे पर्याप्त जो है शिक्षा का ऐसे कोई देखने को मिलता नहीं है। उत्तर वैदिक काल में जरूर ये जो है गिरावट आती है, और स्त्री की दशा जो है जटिलताओं से भरी या दयनीय होती जाती है फिर पश्चात जो भी है। ये आपको रखना है, और इसमें 4 फैक्ट हमको देना है कम से कम 5 से 6 हमारे जो है कल लाइन आए। आपका जो है वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन के लिए आप पूरा पेज यूज कर सकते हैं, पर हमको वर्ड लिमिट में ही रहना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा। सब चीज़ें लिखना है आपको, महिलाओं को क्या क्या अधिकार थे, ठीक है। और उनके लिए जो वर्ड प्रयोग किए गए हैं ये उसके साक्ष्य हो जाएंगे, आपके आंसर को जो है ऑथेंटिक बनाएंगे। फायान के भारत विवरण के विषय में जानकारी दीजिए। फायान यात्री थे, ठीक है। और मेनली ये जो थे बौद्ध monk थे, बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध पांडुलिपियों के संग्रह के लिए भारत की यात्रा पे आए थे, ठीक है। ये किसके टाइम पे आए थे? थॉमस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य
हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके टाइम पे ये जो है आए थे और इन्होंने तत्कालीन समाज आर्थिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था पे, प्रशासनिक व्यवस्था, उस पर जो है प्रकाश डाला था। वो योग की रचना थी। रचना का आपको नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि विवरण पूछा है, भारत विवरण के विषय में जानकारी। ठीक है, बौद्ध देशों का विवरण, ऐसा करके इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, भारत के बारे में वर्णन देते हैं। तो अब इसको फिर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, फायान ने भारत के बारे में क्या क्या जानकारी दी। इंट्रो आपका यही होगा। फायान जो है एक चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु थे जो भारत इतने टाइम पे आए। ठीक है, उस समय जो है शासन किसका था? चंद्रगुप्त या गुप्तों का शासन इस टाइम पे चल रहा था, ये आप बोल। और इसके बाद इन्होंने जो है जानकारी दी, उसका वर्णन कार्य कौन सी ग्रंथ है ये हम लिखना पड़ेगा। इनकी जो जानकारी है या भारत यात्रा का विवरण है वो हमें फोयोकी में मिलता है और इससे निम्न जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारा इंट्रो होगा और उसके बाद सीधा हम आएंगे। इन्होंने आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताया, व्यापार वगैरह पे प्रकाश डालते हैं। ठीक है, व्यापार आएगा आपका, प्रकार का व्यापार था। समाज के बारे में क्या बताते हैं, समाज में ये जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में बताते हैं, चंडाल वगैरह के बारे में ये बताते हैं। और भी जो है जानकारी इससे मिलती है। बाद आप आते हैं राजनीति। राजनीति में ये बताते हैं कि है शासन का सुदृढ़ था, गुप्तों के बारे में ये जानकारी देते हैं। साथ में ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि एमपी के बारे में ये ज़्यादा जानकारी देते हैं। जलवायु वगैरह को जो है सर्वश्रेष्ठ, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश या मालवा की जलवायु को जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ होता है। धर्म के ऊपर ये बोलते हैं कि लोग प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, मांस मदिरा नहीं खाते हैं मध्य देश के लोग, ऐसा करके ये बोलते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में इनका जो है विवरण थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार से हम इनको कैटेगराइज करेंगे, बोलते हैं चोरी वगैरह नहीं होती, समृद्धि से रहते हैं या समृद्ध हैं। तो ये सब जो है समाज के बारे में बताता है। बौद्ध धर्म की अवनति के कारणों का उल्लेख कीजिए। बौद्ध धर्म के पतन के कारण आपको बताना है, क्या कारण थे बुद्धिज्म जो है पतन की ओर, डिक्लाइन की ओर बढ़ा। दो कारण आप बता सकते हैं, एक आंतरिक रूप से आप बता सकते हैं आंतरिक कारण क्या रहे, कुछ बाह्य कारण भी थे, योगदान भी दिया। या आंतरिक कारण में आप बोल सकते हैं विभाजन, सबसे बड़ा रीजन जो था विभाजन। दूसरा था भाषा का। पहले क्या हुआ था, जब गौतम बुद्ध थे तो उन्होंने संस्कृत कठिनाई को समझा कि जन तक जो है भाषा ये नहीं पहुंच पा रही है, लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। ब्राह्मण अपने हिसाब से उसको व्याख्या करते थे, उन्होंने क्या पाली भाषा को अपनाया। लेकिन तो गौतम बुद्ध के बाद हैं विभाजन होता है तो उसमें संस्कृत भाषा को जो है अपना लिया जाता है। जिस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने इस भाषा को छोड़ा था, अंततः उसी कठिनाई को फिर से ये लोग अपनाते हैं। ये भी एक कारण था। और ये भटकाव भी बोल सकते हैं। बौद्ध संघ जो थे पहले त्याग बलिदान वगैरह या साधना के स्थल थे, तो इसके बाद जो है भोग विलास के केंद्र भी बन गए थे, संग्रह होने लगा था। अपरिग्रह का सिद्धांत वगैरह देते हैं, परंतु ये जो है फॉलो उतना ज़्यादा नहीं होता है आगे चल के। ऐसे मूल कारण थे, विभाजन एक सबसे बड़ा कारण था, भाषा एक कारण था। उसके बाद जो बौद्ध संघ है उनका, बौद्ध संघों का पतन, नैतिक पतन आप बोल सकते हैं, बौद्ध संघों का नैतिक पतन वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। बाद बाह्य कारण में आप देखते आक्रमण होते हैं, बाह्य आक्रमण सबसे बड़ा रीजन है। आपने देखा नालंदा को खत्म कर दिया गया। नालंदा उस टाइम पे बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है कि 6-8 महीने तक जो है इसमें इतने सारे ग्रंथ थे चलते रहे, ये दर्शाता है। ठीक है, और इसके बाद और कारण क्या हो सकता है आप बता सकते हैं। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान बड़ा कारण था, धर्म का उत्थान। शंकराचार्य के है नेतृत्व में आप देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन चलता है। उसके बाद बीच में आपका जो है समन्वय भी हो जाता है। और एक और चीज़, ये धर्म में अवतारवाद जो होता है, अवतारवाद के तहत बुद्ध को जो है उनके अवतार मान लिया जाता है, भगवान अवतारों में शामिल कर लिया जाता है बुद्ध को। प्रकार से ये जो है बुद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म का ही पार्ट बन जाता है। और फिर इसमें जो है धर्म में दो, शिविज्म और वैष्णविज्म है, शैव धर्म और वैष्णव धर्म जो है दो पार्ट भी या दो शाखाएं जो इसकी, हरिहर जैसा कॉन्सेप्ट आता है। और इन्होंने जो कमियां उजागर की थी शंकराचार्य या बाकी जो धर्म सुधारक आंदोलन वगैरह चले, उनमें इसको दूर करने की कोशिश की गई, जिसके कारण जो है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और ये जो है बौद्ध धर्म पतन की ओर चला गया। ठीक है, और एक कारण और कह सकते हैं इसका बाह्य कारण, राज संरक्षण जो है इसका समाप्त हो गया था या कम हो गया था। पहले आपने देखा होगा अशोक कनिष्क, उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए
ज़्यादा कार्य किए, विदेशों में तक इसका प्रचार प्रसार कराया, स्तूप बनवाए, लेक खुदवाए। तो सब जो राज संरक्षण है, इसके बाद जो है इतना राज संरक्षण है इसको देखने को नहीं मिलता है, ना इसके प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा कार्य किए गए। प्रकार से ये जो है 3-4 पॉइंट हमको इसमें लिखना है और 3-4 पॉइंट हमको इसमें देना है। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा हमको ये लिखना है, ज़्यादा नहीं, हर एक में एक लाइन आपको लिखना है। जो विवरण है इसका एक लाइन में आपको देना पड़ेगा कि कैसे ये कारण था। अंत में हम लिख सकते हैं ये पतन की ओर गया। पतन में जो है स्वयं के जो कारण है, आंतरिक कारण जो है ज़्यादा जिम्मेदार रहे अजय बाहरी कारणों के, करके हम कंक्लूजन फिर भी या ये इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि हिंदू धर्म में सुधार के लिए एक नया धर्म सुधार आंदोलन की नींव है, यहीं से रखी गई बौद्ध और जैन। छठ दर्शन पर टिप्पणी कीजिए। छठ दर्शन अभी आपके उसमें सिलेबस में भी आया और प्राचीन काल का ये जो महत्वपूर्ण देन मानी जाती है ऑफ फिलॉसफी, आपने पढ़ा होगा। ठीक, छठ दर्शन में 6 जो है फिलॉसफी आती हैं, कौन कौन सी आती हैं आपको वो रखना है। इसका जो है आपका मॉडल आंसर में थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, आप लिखेंगे दर्शन केवल बनाएंगे पादक द्वारा उसको लाया गया, प्रतिपादित किया गया, उससे संबंधित जो ग्रंथ है, ठीक, ग्रंथ उसका कौन सा था, और उसको कुछ अच्छा हो या अन्य विवरण जो है आप यहाँ देना चाहते हैं, उद्देश्य वगैरह, तो आप यहाँ दे सकते हैं। चार खंड का जो है आपका इस प्रकार से बनेगा, जैसे न्याय दर्शन, गौतम ऋषि के ग्रंथ कौन सा है आप देख लीजिएगा, और इसमें किस प्रकार से जो है तार्किक सोच को बढ़ावा दिया गया। वैशेषिक आपने सुना होगा, उत्तर मीमांसा पूर्व प्रकार से हम बोलते हैं। योग पतंजलि आप उसमें नाम आएगा। इस प्रकार से इसको फॉर्मेट करना है हम, तो आपको दिया बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, तो आपको उतना नहीं लिखना है। तो एक मेन या एक या दो मैक्सिमम हर एक में जो है आप दो जो है पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम इतना ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है हमको। पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, हर एक दर्शन में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, बाकी डाटा आपके जो है सारा मॉडल क्या है, बस उसको इसमें जो है इस फॉर्मेट में जो है आपको लेके आना है। क्या सामंती व्यवस्था एकता व्यवस्था की पूर्वगामी थी? ठीक है, तार्किक विश्लेषण की सिस्टम जो था आपका, तो उसका अग्रगामी पूर्वगामी था एकता। एकता सिस्टम सल्तनत काल में जो है द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है हमारे यहाँ पे। क्या जो था सामंती व्यवस्था, यदि देखे तो बोलते हैं का प्रचलन था। ठीक है, भारत में भी प्राचीन काल में जो है प्रचलन में आती है। ये आप जानते हैं कहाँ प्रचलित होती है, ये गुप्त काल में जो है ये देखने को सामंती व्यवस्था है। हालांकि इसकी शुरुआत जो है भूमि अनुदान सुना होगा आपने, सातवाहन जो थे पहले शासक थे, अनुदान की प्रथा प्रारंभ की थी। इसके कारण जो है सामंतवादी व्यवस्था का बाद में विस्तार हुआ या विकास हुआ। कुछ तत्व दोनों में समान है और कुछ तत्व दोनों में असमान भी हैं। जैसे सामंत क्या होता था, सामंत राजा के प्रति जो है कृतज्ञ होता था, या साल में एक बार उपस्थित होकर उस नजराना प्रस्तुत करता था, अपनी का विवाह वगैरह भी करता था, और उसके अंडर जो है उसकी तब संप्रभु नहीं था, इसके अंडर में जो है काम करता था। हालांकि जो क्षेत्र जिस पे काम करता था उस पे राजा की तरह ही ये होते थे, क्षेत्र पे समस्त अधिकार जो है इसके अंडर में होते थे सामंत के। तरफ यदि देखा जाए तो एकता का भी सेम था, इसमें भी जागीरें दी जाती थी, इसमें भी भूमि दी जाती थी, परंतु इसमें भूमि वेतन के बदले दी जाती थी और पूरा शासन संभालने के लिए दी जाती थी। अंतर है इन दोनों में। इसमें इक्तेदार जो होता था, इसके दो काम थे मेनली। जब सुल्तान को ज़रूरत हो तो उसकी सहायता करना सैन्य सहायता के साथ, ठीक है, और दूसरा जो है राजस्व वसूल कर, पहले तो राजस्व वसूल करना था, फिर उसके बाद बोला गया कि इसका जो है एक अंश अपना जो प्रशासन के लिए ज़रूरी है उतना आप बचा के शेष जो भाग है वो आप राजा या सुल्तान के जो है राजस्व में आप जमा करेंगे। केंद्रीय जो राजस्व का आपको इसमें जमा करना पड़ता था एक भाग। ठीक, कैसा इसमें नजराना पेश करना था, बेटी जो है आपकी होगी, उसका विवाह करना है, जब राजा बुलाए तो उसके दरबार में उपस्थित होना है। तो इस प्रकार से ये सामंत था। दोनों में हमको मेनली कंपेयर करना है, ये बताना है कौन से तत्व जो है दोनों में समान थे और क्या दोनों में असमानताएं थी। बलवन के राजत्व सिद्धांत को समझाइए। बलवन का राजत्व जो है
या राजत्व को समझाइए। तो राजत्व मेनली किंगशिप जो थ्योरी दी है उसने तो समझाने की बात कर रहे हैं, उसका इफेक्ट हमको थोड़ा थोड़ा बताना है, पर मेनली जो है राजत्व था क्या है ये बताना है। तो राजत्व आप जानते हैं का उद्देश्य क्या था, पद प्रतिष्ठा बढ़ाना था सुल्तान का, ठीक है, और उसको स्थायित्व प्रदान करना था, ठीक है, इसलिए उसने राजत्व का सिद्धांत दिया। और ये पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के बारे में इतना ज़्यादा थ्योरी दी या सोचा। उसने बोला कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, जिल्ले इलाही वगैरह फिर ये उपाधि धारण करता है, ठीक, और इसके ज्ञानमन के लिए क्या क्या करता है ये हमको बताना पड़ेगा। तो राजत्व क्या था, राजा के बारे में जो है विस्तृत विचार करके बलबन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जो प्रतिष्ठा सम्मान में, सुल्तान पद की जो प्रतिष्ठा है उसके सम्मान में वृद्धि करते हैं, ठीक। तो ये बताएगा राजत्व। राजत्व सिद्धांत के लिए क्या किया, इसकी दो विशेषताएं थी, मूलता जो है दो विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो ये बोलता है कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। सुल्तान का जो पद है यहाँ धरती पे बनाया गया है, वो बोलता है कि ईश्वर के द्वारा ये जो है किया गया है, और सुल्तान जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। फिर इसी से उसकी जो है अगली जो इसकी क्रियान्वयन है इसी से जन्म लेता है, ठीक है। कि सुल्तान का पद ईश्वर का जो है दिया गया है तो उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अर्थात निरंकुश शासन की जो नींव है यहीं से पड़ती है, और सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है इसलिए सुल्तान के कार्यों की आलोचना कोई नहीं कर सकता, ठीक। अब इसके लिए फिर ये चलाता है क्या, उपाधियां धारण करता है, अभी बताया, ठीक, ज्ञानवन के लिए। अब देखते हैं अपने गंभीर जो आपका व्यवहार है, अपना व्यवहार है या दरबार का जो व्यवहार है उसको जो पूरा गंभीर बना लेता है, बहुत सारे पाबंदियां लगाता है, साथ में ईरानी रूप से ये दरबार को सजाता है। सिद्धा और पैबोस ये आपको लिखना पड़ेगा इसमें, सिद्धा पैबोस। पैबोस का मतलब पैरों से चूमना, और सिद्धा मतलब दंडवत प्रणाम जिसको बोल सकते हैं आप, झुककर सलाम करना इंसान को, ठीक है। सिद्धा और पैबोस दो प्रथाएं ये चालू करता है, नवरोज त्यौहार वगैरह मनाना चालू करता है, गंभीर व्यवहार बना लेता है। और सबसे बड़ा जो था रक्त एवं लौह की नीति, आपने सुना होगा। तो अपने प्रतिद्वंद थे या मन थे तो राजा के या सुल्तान के आदेश को नहीं मानते थे या उसके जो है विरोध दर्शाते थे, उनके लिए इसने जो है कठोर दंड की नीति अपनाई। ये आपको लिखना पड़ेगा, लौह एवं रक्त की। ये इसके जो है आधार थे। बलबन का राजत्व तो अंततः क्या था, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और उसकी निरंकुशता का जो है प्रतीक था राजत्व। प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, राजत्व मेनली इसको समझाना है। दो विशेषताएं आपको बता देना है, उसके बाद इसके क्रियान्वयन के लिए उसने क्या क्या किया। तो उपाधि धारण की, पैबोस की प्रथा चालू की, ईरानी जो है त्यौहार मनाना, नवरोज जिस दरबार को उसी तरह से ढाला, पाबंदियां लगाई, स्वयं के व्यवहार को जो है गंभीर बनाया। फिर जो दमन के लिए इसने जो आंतरिक खत्म हो जाए, शांति स्थापित हो, लौ एवं रक्त की या कठोर दंड की जो है व्यवस्था इसने। तुगलक की धार्मिक कट्टरता व्यक्तिगत ना होकर परिस्थिति जन्य थी। जो रीजन थे, आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टर सुल्तानों में से एक था, ठीक माना जाता है, और धार्मिक हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा यदि किसी सुल्तान के टाइम पे था यही था, ठीक। इसने ऐसा क्यों किया तो इसके बारे में हमको बताना है। परिस्थिति जन्य थी ये बताना है, कट्टरता व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि परिस्थिति जन्य थी। किस प्रकार की परिस्थिति उस टाइम पे मौजूद थी ये हमको बताना है। तो सबसे बड़ी परिस्थिति तो ये थी, तुगलक जो था एक राजपूत रानी या हिंदू आप बोल सकते, हिंदू रानी का जो है पुत्र था। टाइम पे एक थ्योरी चलती थी प्योर ब्लड, शाही खून जो है तो सिद्ध करना था कि हम प्योर ब्लड हैं। अब ये असुरक्षित था इसके कारण कि किसी ना किसी दिन बात निकलेगी कि ये हिंदू रानी का पुत्र है, ठीक है। तो ये अपने आप को जिस प्रकार से भी हो सके एक कट्टर मुस्लिम सिद्ध करना चाहता था, इसलिए इसने जो है बहुत सारे पाबंदियां लगाई और हिंदू धर्म के प्रति जो है या कट्टरता जो है इसने देखा है। आप जानते हैं जो जजिया वगैरह है इसने फिर से लागू किया, ब्राह्मणों पे तक इसको लागू किया, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसमें। और सबसे बड़ा रीजन यही था, ये स्वयं जो है हिंदू रानी का पुत्र था। उसके बाद जो जितने भी रीजन हैं वो सब इससे उत्पन्न होते हैं, और कुछ रीजन इसकी परिस्थिति प्रकार से निर्मित कर देते हैं। जैसे कि इसके पहले जो था मोहम्मद बिन तुगलक था,
के टाइम पे शासन जो अस्त व्यस्त था, ठीक है, तो शासन को ये पुनः स्थापित करना चाहता था और जनता या जो अपनी प्रजा है उसका जो है विश्वास जीतना चाहता था। मेनली मुस्लिमों का विश्वास जीतना चाहता था, इसलिए इसने ऐसा किया। और इसने जो है आप उलेमा वर्ग उस टाइम पे चलता है, ठीक, प्रभावशाली वर्ग था, ठीक, का जो है हस्तक्षेप बढ़ा दिया, तो जो है खुली छूट दी। और प्रशासनिक अधिकारी वगैरह थे कि वेतन में वृद्धि की, एडवांस में जो है वेतन वगैरह देना चालू कर दिया ताकि ये जो है इसको सहयोग मिल सके और सही से शासन कर सके। तो परिस्थिति जन्य इसलिए बोलते हैं, शासन करना था और स्वयं को सिद्ध करना था, मैं एक कट्टर मुस्लिम। इस प्रकार से इसने जो है अपनी सारी नीतियाँ अपनाई और उन जो है कार्य किया। सबसे बड़ा रीजन जो था इस प्रकार से, तो पहला रीजन ये लिखना है, रानी का ये पुत्र था तो स्वयं को इस्लामी इसको सिद्ध करना था, कट्टर सिद्ध करना था उस टाइम के समाज के हिसाब से, ठीक है। और उलेमा वर्ग का इसको सहयोग पाना था, वो भी इसने पाया। इनको जो है खुली छूट दे के रखी थी। सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप वर्ग का इन्हीं के टाइम पे देखने को मिलता है। हालांकि कार्य भी बहुत सारे किए हैं इसने, पर जनरली जो इसकी धार्मिक कार्य थे वो हिंदू विरोधी थे। प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो परिस्थिति हमको बतानी है किस प्रकार से इसमें परिस्थिति बनी। 3-4 पॉइंट आपके दिए, आप वो और लिख सकते हैं, पर पहला पॉइंट आपको ये लिखना है। बाद शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डालिए। शेरशाह सूरी के विकास कार्य, डेवलपमेंट के लिए शेरशाह सूरी ने क्या क्या कार्य किए। तो शेरशाह सूरी के हम जानते हैं जनरली उसके प्रशासनिक कार्य सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, सैन्य कार्य, सैन्य सुधार वगैरह जो है ये देखते हैं। हमको उस विकासात्मक कार्य छांटना पड़ेगा, कौन कौन से विकास, जैसे आर्थिक विकास के कौन कार्य हैं, प्रशासनिक विकास के लिए क्या किया बताना पड़ेगा, और इसका इफेक्ट चाहो तो आप 2 पार्ट में इसको भी बांट सकते हैं या टेबल बना सकते हैं। इसका कार्य बताना है, उसका इफेक्ट क्या पड़ा विकास पर, ये हमको बताना है। जैसे इसने जो है प्रशासनिक में देखा जाए तो राजस्व व्यवस्था को जो है इसने सुधारा, राजस्व नीति लागू की, पट्टा कबूलियत था भी, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो कर राजस्व या संग्रह जो है, कर संग्रह जो है बढ़ा, विकासात्मक कार्यों को बल मिला। बाद आर्थिक में देखा जाए तो इसने जो है डाक व्यवस्था आएगा आपका प्रशासन में आर्थिक में आ जाएगा सड़क सड़क ए आजम, आपने सुना सड़क ए आजम हम बोल, ग्रांड ट्रैक रोड, ठीक है, का निर्माण कराया। क्या परिवहन बेहतर हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी, यातायात जो है परिवहन बेहतर हुआ और संपर्क बढ़ा, तो जो है व्यापार में वृद्धि हुई, बताना पड़ेगा। उसके बाद और कार्य क्या है, सैन्य सुधार इसने किए, ठीक, प्रशासनिक में किया जाएगा, सैन्य सुधार किए, तो है विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ, तो राजस्व भी बड़ा होगा, जब साम्राज्य बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा, ठीक। और प्रशासनिक सुधार में क्या आया, इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की, दीवाने बरीद, गुप्तचर जिससे क्या है षड्यंत्र या विद्रोह जो है इससे कम हुआ, शांति स्थापित हुई, जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। यदि कोई राज्य अशांति और समृद्ध है तो आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से हमको कैटेगराइज कर देना है, ठीक है, 3-4 कैटेगरी बनेंगी इसकी, पर मेनली कार्य जो है प्रशासनिक सुधार और आर्थिक सुधार में ही आएंगे। विकास पे क्या, एक और इसमें जो है निर्माण कार्य आप बोल सकते हैं, विकासात्मक कार्य थे, पर इसको बताना पड़ेगा हमें। जैसे लिखा हुआ है इसमें कौन कौन से जो है अपना मकबरा बनवाया था, ठीक, और भी 1-2 जो निर्माण कार्य कराए, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा, रोजगार में वृद्धि हुई, टाइम के जो कलाकार हैं उनको रोजगार मिला, ठीक, स्थापत्यकार हैं, बनाने के लिए लाया गया होगा, मजदूर वगैरह लगे होंगे, श्रम को जो है इसमें महत्ता दी गई, ठीक, रोजगार में वृद्धि, विकासात्मक कार्य था। प्रकार से हमको बताना पड़ेगा, कार्य बताना है, कैटेगराइज करना है, उसके सामने उसका इफेक्ट लिखना है, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ऐसा हमको जहांगीर कालीन चित्रकला की विशेषताएं लिखी हैं। जानते हैं कि जहांगीर का काल जो है कला का स्वर्णयुग माना जाता है, ठीक है। टाइम पे स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विशेषताएं बताना है हमको, क्वालिटीज़ क्या क्या थी इस टाइम पे। आप देखेंगे इसके पहले जो चित्रकारी थी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं थी, इसने दी। और इसमें जो है हिंदू प्रभाव सर्वाधिक जो है यहाँ से प्रारंभ होता है, तो इस्लाम की जो संस्कृति को हम बोलते हैं का ये उदाहरण है। इसमें जो है फ्रांस ईरानिया ईरानी या फारसी जो तत्व हैं वो हिंदू संस्कृति या हिंदू तत्वों के साथ मिल है, और उनमें जो है हिंदू प्रभाव में वृद्धि हुई, मिलकर एक नई संस्कृति का निर्माण करते हैं, मिश्रित संस्कृति में। और इसके काल की जो है विशेषताएं सबसे इम्पोर्टेंट थी चित्रकला में मुरक्के शैली,
एल्बम जिसको हम बोलते हैं, एल्बम बनाए गए। हाशिए पे जो है तो कोनों पे जो है रंगकारी जिस प्रकार से ये है, तो इसकी यहाँ पे बहुत सारी जो है चित्रकारी की गई। ये चित्रकारी या कलाकारी जो है इस टाइम पे प्रारंभ हुई, एल्बम शैली जिसको बनाना वगैरह टाइम से प्रारंभ होता है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। इसके साथ दरबार के जो चित्र टाइम पे सर्वाधिक देखे गए, दरबार के साथ साथ प्रकृति प्रेम वगैरह दर्शाया गया, राजा या सुल्तान बादशाह वगैरह के जो है बहुतायत देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो विशेषताएं थी, उनके विषय क्या क्या थे, कौन कौन सी शैली जो है ऐड ऑन हुई, पे प्रभाव कौन कौन सा था, ये बताना है। और एक दो चित्रकार के आपको नाम या चित्रों के आपको नाम याद हैं तो आप लिख सकते हैं। चित्रशाला आगरा में बनवाई जाती है, आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ताई हिंद करके एक तोता तोता नामा करके ऐसा कुछ एक चित्र है, फेमस चित्र है, आप देखेंगे पैरेट का चित्र, वो इस टाइम पे बनाया जाता है। क्योंकि आपको यहाँ पे नाम लिख देना है और मरक की शैली और इसके विषय, ये मेनली आपके आंसर में आने चाहिए। पूछा है। ठीक है, शिवाजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? शिवाजी की जो है सैन्य व्यवस्था भी इम्पोर्टेंट है और उनकी राजस्व व्यवस्था भी इम्पोर्टेंट। शासन पूरा पूछा गया है आपका 10 मार्कर में, पिछले एग्जाम है उसमें पूछा गया है। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था क्या थी? प्रशासनिक आधार थी, आप जानते हैं जो है लड़ने की जो शैली थी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति वारफेयर पे आधारित थी, और 4 प्रकार की सेना बनाई जिसको हम चतुरंगिनी बोलते हैं। चतुरंगिनी अश्व सेना थी, मेनली अश्व थी, गज सेना, और एक और सेना इसको आपको मिलती है, सेना जो है देखने को हल्की सी बात है। 4 प्रकार की सेनाओं का आपको नाम लिखना है। इन्होंने तोपखाना वगैरह भी स्थापित करवाया था। सेनापति का नाम क्या था, ये आपको लिखना। राष्ट्रप्रधान है, उन सेनापति को ये बताना है। उसके बाद हमने देखा मुकासा अभी सरंजाम, ठीक, मराठा सरदार भी होते थे, सेना होती थी, वो भी इसमें शामिल होती। सेना का वर्णन करना है हमको, सेना के बारे में बताना है, सेना बताना है, 4 अंग बताना है। उसके बाद तोपखाना वगैरह के बारे में बताना पड़ेगा। और इसके बाद जो अश्वारोही सैनिक होते थे वो 2 प्रकार से होते हैं, बागीर और सिलेदार। बागीर जो थे जिनको राज्य के द्वारा जो है शस्त्र अस्त्र उपलब्ध कराए जाते थे, सिलेदार जो होते थे वो अपने खुद शस्त्र लेके आते थे। प्रकार से हमको वर्णन करना है और अंत में इसका कंक्लूजन दे सकते हैं। मराठा साम्राज्य की जो है आधारशिला ये थी, परंतु शिवाजी के साथ, या आप बोल सकते बाजीराव प्रथम, आपने सुना होगा बालाजी विश्वनाथ वगैरह के पश्चात जो है का नेतृत्व इतना अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण मराठों का पतन भी हुआ। अगला क्वेश्चन है 10 मार्क का, ठीक। मौर्योत्तरकालीन आर्थिक जीवन का सविस्तार टिप्पणी। मौर्योत्तर काल में आप क्या क्या आता है, इंड यूनानी वगैरह आते हैं इस टाइम पे, कांड आपने सुना होगा, कांड वगैरह, सातवाहन काल इसमें चलता है कुछ टाइम के लिए। छोटे छोटे राजवंश जो है मौर्यों के बाद में देखने को टाइम पे। आर्थिक जीवन जो है पूछा है, आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन में मेनली जो है आपको व्यापार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था टाइम पे। आक्रमण विदेशी जो जातियां हैं भारत में आके बसने लगी थी, और इसके कारण जो है रूट बढ़ा था। आपने सुना होगा रेशम मार्ग पर नहीं किया था कुषाण में, कौन था वो शासक? कनिष्क, ठीक। कनिष्क के काल में जो है इस बढ़ावा मिलता है। और ऐसे ही सातवाहन के काल में आप देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के टाइम पे हमको देखने को मिलता है कि विदेशी व्यापार जो है पर्याप्त मात्रा में होता था। तो समाज की या किसी काल की आर्थिक व्यवस्था हमको बताना है तो उस टाइम पे क्या था, कृषि किन किन चीज ये हमको बताना है, व्यापार कैसा होता था, व्यापार में भी आंतरिक व्यापार, बाद बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार में आपको इसमें नाम देना पड़ेगा, मिस्र वगैरह से जो है टाइम पे व्यापार चलते थे, ये बताना पड़ेगा। उसके बाद व्यापार का जो मार्ग है या परिवहन वगैरह जो है किस प्रकार से चलता था, उद्योग कौन कौन से थे, व्यवसाय वगैरह कौन कौन से थे। टाइम पे जो है वस्त्र उद्योग मथुरा वगैरह इस टाइम पे फेमस थे, ठीक है। बाद शिल्प उद्योग इस टाइम पे फेमस था, ठीक होगा। शिल्प के जो मूर्ति निर्माण कला है टाइम पे अच्छी थी। गांधार कला शैली आपने सुना होगा, मथुरा कला शैली के दौरान जो है बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया। कला शैली शिल्प जो है इस टाइम पे पर्याप्त रूप से
था। फिर इसमें आता है मुद्रा। मुद्रा व्यवस्था सर्वाधिक उन्नत जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। आपने सुना होगा इंडो यूनानी जो शासक थे उन्होंने सर्वाधिक पहली बार जो है सोने के सिक्के चलाए, जो के टाइम पे सर्वाधिक होते। खान जो है उन्होंने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक पहली बार जो है इंडो यूनानी ने चलाए, ठीक, यूनानी जिनको, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के टाइम पे चले। और उसके बाद जो है गुप्त काल में जो है सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए जाए, ठीक है। और इसी टाइम पे आपने सुना होगा सातकर्णी या सातवाहन काल जो था उसमें 14 के जो सिक्के हैं देखने को हमको मिलते हो रहे हैं। क्या सिक्के, मुद्रा के लिए सिक्के और मोहरें भी इस टाइम पे देखी जाती हैं। और इस मोहर जो है सातवाहन कालीन, उसमें जहाज का चित्र हमको मिलता है, इसमें समुद्री जहाज। तो ये दर्शाता है कि जो परिवहन का जो मार्ग है जल मार्ग भी था और थल मार्ग भी था। जल मार्ग में जो क्या आता था, थल मार्ग में किस प्रकार से होता था, ये दोनों आपने बताना है। और जहाज के द्वारा जो है व्यापार पर्याप्त मात्रा में इस टाइम होने लगा था, जिसका विवरण जो है हमें मोहरों प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसमें करना है और हर एक में आप 2 से 3 पॉइंट देंगे मेनली, और एग्जाम्पल के साथ देंगे, साक्ष्य देना पड़ेगा। जैसे हम बताते हैं जहाज के द्वारा होता है तो मोहरों का जिक्र हम करेंगे, ठीक है। सिक्के कौन कौन सी धातु के चलते थे ये हमको बताना है, ठीक। पहले से जो चले आ रहे थे वो तो चल ही रहे थे, साथ में सीधे का सिक्का इस टाइम पे जो है पहली बार था। और स्वर्ण मुद्राएं जो है हम देखते हैं पानी जो है चलाते हैं, ये हमको है इसमें। और कुछ का 2 पॉइंट रह रहा हो, परिवहन विनिमय का माध्यम मुद्रा हो ही गया है। मेनली जो है लगभग सभी जो है इसमें हैं आपके आर्थिक जीवन की बातें हैं, इनको जो है आपको विस्तार से बताना है और हर एक में 2 से 3 पॉइंट आपको देना पड़ेगा और साक्ष्य के साथ टाइम पे। बाद हिंदू सभ्यता में कला एवं विज्ञान की प्रगति पर लेख लिखिए। कला और विज्ञान दो चीज, आर्ट एंड साइंस। तो कला को हम चाहें तो अलग से बता सकते हैं और विज्ञान को अलग से। 2 पार्ट क्वेश्चन के आप डिवाइड कर सकते हैं। कला के बारे में क्या बताएंगे आप, मूर्ति कला किस प्रकार से थी। कला के पहले आप नगरीय स्थापत्य आप बताएं, नगरीय स्थापत्य कला। और भी आप बोल सकते हैं भवन निर्माण कला जो है आ जाएगी, वैसे अलग से भवन निर्माण, भवन निर्माण। नगरीय स्थापत्य में क्या बताएंगे, नियोजित सर्वप्रथम हम देखते हैं आप प्लान सिटी यहाँ पे देखने को मिलती। मूर्ति कला में आप बता सकते हैं किस प्रकार की मूर्तियाँ बनती थी। आपने देखा होगा कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी जो मिलती। एक दाढ़ी वाले जो है विद्वान या उसको पादरी वो मानते हैं, प्रीस्ट मानते हैं, ठीक, पुजारी, दाढ़ी वाले पुजारी की जो तो हम एग्जांपल दे सकते हैं। कौन सी जो है कला चलती थी, वैक्स मोम जो मेथड है, ठीक, धातुओं को गलाने की जो कला है टाइम पे चलती प्रकार से जो है कांसे की मूर्ति है ये बनाई जाती थी। इसके अलावा मोहर, मोहरों का आप जिक्र करेंगे, मोहरों में आप बता सकते हैं लकड़ी से बनी होती, और मोहरों में एग्जांपल दे देंगे। कला पक्ष को दर्शाता है पशुपति, कला पक्ष को दर्शाता है। और इसके बाद आप बता सकते हैं और कुछ रह रहा है, अभी हो गया है आपका, अगर कला के क्षेत्र से बताता है। फिर इसके बाद आते हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में आप देखा जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में ज्यामिति हमको देख, ज्यामिति आप देखते हैं ईंटों का जो आकार है एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं। ईंट का आकार जो है था, वेदिकाएँ जो थी का आकार जो है आकार में हमको मिलता है, निर्माण वगैरह जो होती ज्यामिति। अब जब इनका आकार निश्चित था तो गणित का ज्ञान था उन लोग, हम बता सकते हैं। बाद विज्ञान के क्षेत्र में और बता सकते हैं नगरीय विज्ञान वगैरह होता है, या सड़क निर्माण के क्षेत्र में इन्होंने ऑक्सफोर्ड चौराहा वगैरह या नियोजन वगैरह प्लान, ये विज्ञान का पार्ट है। नियोजन आप इस बता सकते हैं अलग से। और साइंस में और क्या, ये धातु गलाने की कला है, धातु गलाने की कला, ये भी आप इसमें बता सकते हैं कि धातु को इनका ज्ञान था, कहाँ सा तभी बना, ठीक है। इस प्रकार से हम साइंस के बारे में इसमें बता सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं। बाकी इसकी देन और भी हैं, ठीक है। मेनली आपसे पूछा गया था कला एवं विज्ञान की प्रगति पर लेख लिखिए। मनसबदारी प्रथा को समझाते हुए इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए।
मनसबदारी प्रथा क्या थी, बताना है, समझाना है इसके बारे में, और कमियों का उल्लेखन। क्वेश्चन यहाँ भी 2 पार्ट में बट गया है, 2 पार्ट इसके हैं, तो बराबर लगभग वेटेज देना है। थोड़ा बहुत 19 चलता है पर दोनों को बराबर देना है। तो एक में आपको बताना है मनसबदारी प्रथा क्या थी। तो मनसब क्या था, तो मनसबदारी प्रथा इंट्रोड्यूस किसने की, ठीक है। तो अकबर के काल में जो है मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया जाता है। और मनसब जनरली जो है एक प्रशासनिक पद को दर्शाता है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है एक प्रशासनिक पद था, परंतु मनसबदार जो होते इसी के अनुसार राजस्व से संबंधित या प्रशासनिक कार्यों के अलावा भी अन्य कार्य भी करते थे, या अन्य विभाग के जो कार्य हैं या दायित्व हैं बादशाह इनको जो है सौंप सकता था, ठीक। ये बताएंगे। फिर इसके बाद मनसबदारी व्यवस्था के 2 आधार थे, आप बताएंगे, जात और सवार। जात का मतलब उनकी रैंक क्या होगी, रैंक जितनी होगी उसके हिसाब से उसको सवार या घोड़े रखने पड़ते थे, युक्त जो सैनिक हैं रखना पड़ता था। ये 2 इसके जो है आधार थे जिनके आधार पे निर्धारित की जाती थी। फिर सवारों की संख्या बाद में इसमें सुधार किया गया कि सभी जो है बराबर मात्रा में जो है जात के बराबर, रैंक के बराबर जो है सवार नहीं रख पा रहे हैं, तो चेंज किया गया। फिर एक 3 कैटेगरी बनाई गई मनसबदारी व्यवस्था की। कैटेगरी था उच्च मनसब, था मध्यम मनसब, एक माना जाता है निम्न मनसब। ये जो थे बराबर संख्या रखते थे, लगभग जो है बराबर अपनी रैंक के बराबर जो है, जात के बराबर जो है सवार रखते थे। ये जो है जात है कम सवार रखते थे, जात जो है ज़्यादा है पर सवार जो है कम होते थे। इसमें जो है जात से सवार बहुत ही ज़्यादा कम होते, लगभग आधे से कम, % से भी कम, तो निम्न मनसबदार बोला जाता था। और मनसब जो है 10 के गुणज में प्रारंभ में, फिर 50 के गुणज में इस प्रकार से ये दिया जाता था। 10 से 100 तक चलता था, फिर 500 ऐसे करके बढ़ने लगता था। ये आपको इसमें लिखना है। फिर मनसबदारी प्रथा की जो है विशेषताएं आपको बताना है। तो विशेषता क्या क्या थी, कौन कौन से ये कार्य करते थे, कौन कौन ने जो है बाद में सुधार किया, वो असफा से असफा जो है बाद में जुड़ता है, बताएंगे। अब आखिर में आता है इसकी कमियाँ। इतनी अच्छी व्यवस्था थी पर इसकी कमियाँ क्या क्या थी आपको बताना है। यदि आपको इसकी विशेषताएं पता है तो आप कमियाँ बता सकते हैं। तो मेनली सबसे पहली कमी ये थी, अति केंद्रीकृत थी। मनसबदार जो है बादशाह पे निर्भर थे, तो बादशाह द्वारा नियुक्त होते थे, अधिकारी थे, ठीक है, और उसी के प्रति जो है जवाबदेह होते थे। लेकिन यदि बादशाह कमजोर हो जाए तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाती थी, ठीक है। तो पहली जो थी अति केंद्रीकृत थी। तो आप इसी में अगला डाल सकते हैं, इसी से लिंक भी अभी बताया कि पूर्णतः बादशाह की शक्ति पर जो है निर्भर थी। यदि कमजोर बादशाह आता था ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। फिर तीसरा आएगा मनसबदारों के आपसी कलह बोल सकते हैं या षड्यंत्र बोल सकते हैं, वह दरबारी जो षड्यंत्र होते में भी शामिल होते थे। और इसके बाद इन पे जो नियंत्रण है वो ढीला भी हुआ। जिस प्रकार से बादशाह कमजोर हुआ तो नियंत्रण ढीला हुआ, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया और साम्राज्य के विघटन का भी एक कारण बनते हैं। इसके बाद इसमें ये निश्चित नहीं था मनसबदारी प्रथा में कि कितना राजस्व वसूलेंगे और कितना जो है उसका हिस्सा सुल्तान को देंगे या बादशाह को देने वाले हैं। तो इससे जो है भ्रष्टाचार की संभावना भी बढ़ी। भ्रष्टाचार यहाँ भी देखा गया, सवार और घोड़े के रूप में जो है भ्रष्टाचार यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। पहले तो जो है ये निर्धारित नहीं थी 3 रैंक, तब ये क्या होता था, जात रैंक ज़्यादा होती थी पर घुड़सवार उतने नहीं होते थे। तो ये भ्रष्टाचार भी इसमें देखने को मिलता है पर्याप्त रूप। और मनसबदार जो है बहुत बड़ी व्यवस्था थी और एक बड़े क्षेत्र में लागू थी, कुल खर्ची भी बहुत थी, ये एक कमी है इसकी, तो बहुत ज़्यादा जो है व्यय किया जाता था। प्रकार से इसकी कमियां लिखना है। और आखिर में कंक्लूजन इस प्रकार से दे सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था जो है सशक्त जो बादशाह है उस पर निर्भर थी। और उसके समय जैसे अकबर वगैरह हैं, आप एक आगे एग्जाम्पल लिख के बता सकते हैं कि अकबर काल में ये जो है पर्याप्त रूप से विकसित रही और मुगल जो व्यवस्था है, प्रशासन है, उसका आधार रही। लेकिन परंतु उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं इसकी अखंडता को जो है बरकरार नहीं रख सकते, और यही बाद में जो है मुगल साम्राज्य के विघटन का या पतन का जो है एक कारण भी बनती है। इस प्रकार से हम इसका कंक्लूजन। कला सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विभिन्न शैलियों का विवरण प्रस्तुत करें। सल्तनत काल में कौन कौन से शासकों या राजवंशों ने जो है शासन किया, तो हम पहले गुलाम गुलाम आते हैं, तक आते हैं, जाते हैं, और कोई सा रह रहा है।
लोधी आपको देंगे। गुलाम सबसे तक और आप एक बार गुलाम काल में जो चलती है इसको बोलते हैं मामूलक शैली। जानते हैं गुलाम वंश को मुगलक वंश भी बोलता है, तुगलक को नॉर्मली तुगलक शैली, खिलजी शैली और लोधी। ठीक है, तो ये मिलते हैं। इस शैलियों का विवरण प्रस्तुत करना है हमको, बताना सल्तनत कालीन जो है तो इस्लामिक स्थापत्य जो है उसका प्रारंभिक चरण हम इसको मान सकते हैं, परंतु शुरुआत जब इसकी गुलाम वंश का जो काल था या मामूलिक शैली जो थी, इसमें जो है इस्लामी तत्व जो है ज़्यादा थे। एक विशेषता थी जो जितने भी निर्माण कार्य किए गए किसी ना किसी हिंदू मंदिर या स्थापत्य को तोड़कर किए गए। आप देखें कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद देखें या अढ़ाई दिन के झोंपड़ा के बारे में आपने सुना होगा। अजमेर में जो है एक सरस्वती मंदिर था या मंदिर था जिसके तोड़कर जो है इसका निर्माण किया गया था। तो अधिकांश इमारतें जो है मामूलिक शैली में प्रकार से देखने को मिलती हैं। फिर आती है खिलजी शैली और तुगलक शैली। इस टाइम पे गुंबद और मेहराब इसका प्रयोग जो है पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है। तुगलक शैली की भी कुछ अपनी विशेषताएं, इसमें मेनली यही लिखना है हमको, विशेषता क्या थी, मूलतः इसमें किसका प्रभाव था और किस प्रकार से इसमें निर्माण कार्य किए गए, और उदाहरण हमको देना है। जैसे इसमें आप दे सकते हैं अढ़ाई दिन का झोंपड़ा दे सकते हैं, बतुल इस्लाम मस्जिद दे सकते हैं। ठीक है, प्रकार इसमें तुगलक में दे सकते हैं, लोधी में आप दे सकते हैं कौन कौन से जो है निर्माण कार्य इस टाइम पे किए गए। लोधी में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम पे ज़्यादा निर्माण कार्य नहीं देखने को, परंतु आपको सकते हैं। इसके बारे में हमको चारों शैलियों के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा विवरण हमको देना है। लगभग 2 से 3 लाइन आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा और उसका एक एग्जाम्पल, तो मेनली 4 या 5 लाइन एक जो आपको शैली को डिस्क्राइब करने में जाएगी, और इसके बाद आपका जो है जाएगा 2 पेज आराम से आ जाएगा एग्जाम्पल। लेकिन आपको इसमें लिखना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के आंसर जो है पूरा नहीं होगा। स्थापत्य कला की शैलियों का विवरण पूछा है तो उसकी विशेषताएं भी हमको बताना पड़ेगा। क्या स्थापत्य बस बता के छोड़ देंगे तो पर नहीं मिलेंगे, बताना पड़ेगा किस टाइम पे किस तत्व की जो है इसमें अधिकता थी, कौन सी इसमें मौजूद थी। का जो है आखिर में निष्कर्ष हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि हम जिसको पढ़ते हैं इंडो इस्लामी संस्कृति कल्चर जो पढ़ते हैं हम, का एक प्रारंभिक तत्व था। इसके जो पूर्ण विकास जो है मुगल काल में हमको देखने को मिलता है, और विशेषकर अकबर के टाइम पे जो है पूरी तरह से ये संस्कृति जो भारतीय संस्कृति मिश्रित हो जाती है। उन कारकों का उल्लेख करें जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था सफलता हेतु उत्तरदायी रहे। कौन से कारक थे जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के सफल संचालन या सफलता हेतु उत्तरदायी रहे? आपको रीजन देना है के कारण जो है ये व्यवस्था टाइम पे सही सिद्ध हो सकी, और कौन कौन से उसने कार्य किए थे। जनरली यदि आपको ये याद हो बाजार व्यवस्था को लागू करने के लिए उसने क्या क्या किया, वही जो है इसके कारक हैं। सबसे पहला कारण आप प्रशासनिक कारक देखेंगे, उसने एक नया विभाग बनाया था। ठीक है, उसके बाद सेना ए मंडी वगैरह जो है अधिकारी आपने सुना होगा, सेना ए मंडी, फरीद मालिक करके मुनिहान जो है गुप्तचर व्यवस्था थी। क्या आप बताएंगे कि आपका आ जाएगा प्रशासनिक सुधार में क्या हुआ, नियंत्रण और निगरानी बेहतर हुई। आपको कार्य बताना है और कार्य का जो है फैक्ट्री बताना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये कारक सफलता के लिए उत्तरदायी था। फिर दूसरा, आर्थिक रूप से यदि देखा जाए तो मूल्य निर्धारण सबसे बड़ा कारण था। इसने जो है मूल्य की स्थिरता को लागू करने के लिए ये किया था, ठीक, ताकि बड़ी सेना रख सके। तो मूल्य निर्धारण जो था ये एक बड़ा कारण था इसकी सफलता में, तो इसको लागू करने के लिए व्यवस्था करके रखी थी, हमने देखा। ठीक है, और इसके बाद आप देखे जाएंगे तो इसमें जो है गोदामों का निर्माण वगैरह कराया। ठीक है, व्यापारियों का जो है पंजीकरण कराया, व्यापारियों का पंजीयन कराया। उसके बाद माप तौल की व्यवस्था की, माप तौल वगैरह जो है की निश्चित व्यवस्था की, और इस पर जो है एक नजीर नाम का जो अधिकारी था वो इसको देखता था, जो माप तौल यदि गड़बड़ करते थे तो मांस काट के जो है तौल के जो है अलग कर दिया जाता था उसको। इसने जो है माप तौल व्यवस्था को बेहतर किया, ये बताएंगे। पर हाँ, एक चीज़, बाजारों का वर्गीकरण भी किया था इसने, बड़ा तत्व था बाजारों का वर्गीकरण। बाजारों का वर्गीकरण में आप लिखेंगे प्रकार किसने बाजार बनाए थे। अनाज का अलग था, दासों गुणों का अलग व्यापार था। ठीक, बाद आवश्यक वस्तुएं वगैरह जो थे के लिए सराय दल वगैरह जो है ये आप देखने को मिलता है। तो 3
प्रकार से इसका वर्गीकरण था जिससे वस्तुओं की या बाजार जो है एक जगह पे एकीकृत हुए। ये बता सकते हैं उदाहरण गोदाम, और इसके अलावा क्या बता सकते हैं निगरान पॉइंट जो है इसमें आ गए हैं। एक दो पॉइंट और छूट रहे हैं तो आपके नोट्स में जो है आंसर में ये होंगे। मेनली इन्हीं को बताना है और इनका क्या इफेक्ट पड़ा, मूल्य निर्धारण का इफेक्ट पड़ा, कम मूल्य में जो है वस्तुएं उपलब्ध हो सकती, जनता भी लाभान्वित हुई, रहना भी रख सकती। इफेक्ट गोदामों के कारण जो है अकाल में जो है दिक्कत नहीं हुई, या आपूर्ति जो है बाधा नहीं हुई। हाँ, आपूर्ति व्यवस्था को भी किया था, ये भी हम बता सकते हैं। ये सब इसके जो कार्य थे इसके कारण बाजार व्यवस्था जो है सफल रही उस टाइम की जो है। हालांकि ये जो है का भी सेम ही था, सुल्तान पे ही निर्भर थी। कार सुल्तान का पतन होता है तो ये व्यवस्था भी पतनोन्मुख हो जाती है और पतन के कारणों में भी योगदान देती है। थे बाद में हम इसको देखते हैं। थैंक यू। अपना अगला वाला जो डिस्कशन है का टेस्ट जो आपका हुआ है का 1 या 2 दिन में आपको जो है मिल जाएगा, और इसके अलावा आपका जो है उसी का डिस्कशन संडे में मिलने लगेगा।